हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना क्लासेस। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस जिनको लिखा है अमेरिका के बहुत फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अमेरिका के एक बहुत ही महान, एक बहुत ही फेमस पोएट है और सबसे बड़ी बात है वो एक बहुत ही रियलिस्टिक पोएट है जो वास्तविक जीवन में हमारे साथ होती है, उन सब चीज़ों को वो अपने कविता में लिखते हैं। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फायर एंड आइस। ये जो कविता कवि ने लिखा है, इसके पीछे कवि का क्या उद्देश्य था, कविता जो है इसका जो नाम या टाइटल कवि ने दिया है फायर एंड आइस, ये क्यों दिया है, इसके पीछे क्या रीज़न है। शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा द पर्पस ऑफ राइटिंग पोएम लाइक दिस। कवि ने इस किस्म की कविता जो है क्यों बनाई। सबसे पहले शायद कवि के दिमाग में ये बात कभी आई होगी कि हमारा जो ये दुनिया है, हमारा जो ये अर्थ है जिसमें हम लोग रहते हैं, किसी ना किसी कारणवश ये कभी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये कभी ना कभी ध्वंस हो जाएगी। तो इसके पीछे वो कौन से सारे कारण हो सकते हैं, इसके लिए कवि ने इस बात को थोड़ा सा एनालिसिस किया, थोड़ा सा इस बारे में एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने इस बारे में अलग अलग लोगों से बातचीत की। तो ये सारे एनालिसिस, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद कवि को दो किस्म के लोग ऐसे मिले जिन्होंने अपना जो राय है इस बारे में अलग अलग दो किस्म की राय कवि को दी। सबसे पहला राय जिस किस्म की लोग दिया, उनका कहना है कि हमारी दुनिया अगर कभी ध्वंस या डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके पीछे पहला हमारा जो कारण होगा वो है फायर। और दूसरे किस्म के लोग जिन्होंने कवि को अलग सा एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि इस कारण के लिए उनकी पॉइंट ऑफ व्यू यही थी कि हमारा दुनिया अगर ध्वंस कभी हो सकता है, उसके पीछे कारण हो है आइस यानी बर्फ। तो फायर जैसे कि आप जानते हैं आग और आइस, इसका मतलब होता है बर्फ। तो इन दो किस्म के लोग या उनके दो किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर ही हमारा ये जो कविता कवि ने हमारे सामने बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो फायर एंड आइस कविता ने कवि ने इसका नामकरण या टाइटल क्यों सजेस्ट किया है, इसका क्या मतलब है और इससे हम क्या समझेंगे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो कवि ने इसका जो नाम दिया है फायर एंड आइस, इसके दो किस्म के मीनिंग हम लोगों को पता चल रहा है। सबसे एक मीनिंग जो हम जानते हैं विच इज़ अ लिटरल मीनिंग, और दूसरा जो है दिस इज़ अ मेटाफोरिक मीनिंग। लिटरल मीनिंग आप अच्छे से जानते हैं। लिटरल में मतलब होता है उसका जो मेन जो उसका मीनिंग होता है, जैसे कि फायर मतलब आग, आप सभी जानते हैं, और आइस मतलब बर्फ, आप सभी जानते हैं, ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं आप। लेकिन मेटाफोरिक मीनिंग का मतलब क्या होता है। मेटाफोरिक मीनिंग का मतलब होता है जैसे कि आप बोलते हैं, कोई भी चीज़ों को आप समझाते हैं, बोलते हैं अलग तरीके से, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है, उसका जो इनर मीनिंग होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मुझे पूछे तो मैं बता सकता हूँ, जैसे आप कभी कभी दोस्त जो होते बहुत फ्रेंडली होते, फ्री होते बहुत सारे दोस्तों के साथ, तो वो कभी बाहर जाता है या फिर आपसे दिखता नहीं, आपके नोटिस में नहीं आता है, तो आप बोलते हैं यार तुम तो आजकल ईद के चांद बन गए हो। इसका मतलब क्या होता है, वो ईद का चांद थोड़ी है, वो यानी वो आपके नोटिस में नहीं है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, फोकस में नहीं है, आपके टच में नहीं है, तो आप ईद के चांद से उसको आप समझा रहे कि वो आजकल दिख नहीं रहा है। तो मेटाफोरिक मीनिंग जो होता है वो उसी सेंस में कवि ने अप्लाई किया है। क्या मेटाफोरिक मीनिंग है इसका, उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। फायर यहाँ पे मेटाफोरिक मीनिंग में समझाया गया है डिजायर्स यानी इच्छा, विश, या फिर आप बोल सकते हैं एस्पिरेशंस, या फिर ग्रीड, किसी भी सेंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ पाने का इच्छा, पाने की लोभ, पाने की आक्रोश, इच्छा, कुछ भी हो सकता है। और आइस जिसका मतलब आप बोल सकते हैं हेट्रेट, डिस्पाइस और सेंस ऑफ रिवेंज, मतलब घृणा, ईर्ष्या, किसी के लिए आपके मन में बदले की भावना, इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये इसको आइस के हिसाब से कवि ने दर्शाया है। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कवि ने इन दोनों चीज़ों को किस मेटाफोरिक वे में बताया है। जैसे फायर क्लियर बोर्ड में दिख रहा है, आप अच्छे से देख लेना, एस्पिरेशन, वांट, डिजायर, पैशन, और आइस जैसे कि डिस्पाइस, हेट्रेट एंड सेंस ऑफ रिवेंज। इन सब दोनों चीज़ों में कवि ने इन दोनों चीज़ों को समझाया है। अब आगे चलते हैं। पोइट्स पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द टाइटल ऑफ दिस। कवि ने ये जो टाइटल सजेस्ट किया है फायर एंड आइस, इसके पीछे कवि का सोच या फिर उनके दृष्टिकोण क्या है। कवि ने इस चीज को समझाया है ह्यूमन इमोशंस के साथ। मैं फिर से बता रहा हूं, कवि ने इस चीज को समझाया है ह्यूमन इमोशंस के साथ। ह्यूमन इमोशंस में जैसे आप बोल सकते हैं
जैसे मेटाफोरिक मीनिंग में मैंने बताया आपको डिस्पाइस या फिर हेट्रेट या सेंस ऑफ रिवेंज, या फिर फायर में एस्पिरेशंस, वांट या डिजायर। तो इन सब चीज़ों को वो उन्होंने कैसे वर्णन किया है मैं डिटेल में आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पहले मैं फायर से शुरू कर रहा हूँ। फायर जो है वो लोगों की किस चीज़ के बारे में, एस्पिरेशंस या फिर वांट या विश के बारे में कभी बात कर रहे हैं, डिजायर्स के बारे में बात हो रही है। जैसे कि आप मान लो कि आपको मन में कोई भी चीज़ पाने की आपके मन में इच्छा है, आपकी सोच है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जो चीज़ है अगर वो एक्सट्रीम लेवल से बाहर चली जाए तो वो मानव जाति के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें तो हमारे इतिहास में ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं, बहुत सारे वर्ल्ड वॉर, जैसे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, इस दौरान लोगों ने किस चीज़ को अपनी इच्छा, अपने जो एक सोच, अपने पावर, सत्ता दिखाने के लिए वो एक एक्सट्रीम लेवल तक चले गए, जो पूरी मानव सभ्यता, मानव जाति के लिए काफ़ी खतरनाक हो चुकी थी या हुई थी बोल सकते हैं। सिमिलरली आप इसी चीज़ को आप देखेंगे कि आप में कोई भी चीज़ पाने की इच्छा हो, आप में कोई भी चीज़ या कोई चीज़ छूने की इच्छा हो, या फिर कहीं वो लव हो, वो अफेक्शन हो, या वो पावर हो, कोई भी चीज़ को आप मैक्सिमम लेवल, एक्सट्रीम लेवल या फिर उसके अटमोस्ट लेवल से बाहर कुछ भी कारण के लिए या कैसे भी पाने की कोशिश करोगे तो वो ना ही सिर्फ आपके लिए नुकसानदायक होगी, वो हमारे जो पूरी समाज है, पूरी जो मानव जाति है, मानव सभ्यता है, वो सभी के लिए कहीं ना कहीं पर हानिकारक हो सकती है। आप अपने एस्पिरेशंस या डिजायर्स को पूरा कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक डिसेंसी लेवल होनी चाहिए, एक शालीनता होनी चाहिए। उस पर आप करोगे तो वो सभी के लिए फ्रूटफुल होगी, बेहतर होगी। लेकिन वही अगर आप एक्सट्रीम लेवल में जाके एकदम बियॉन्ड द वर्ज, अगर आप एक्सट्रीम लेवल के बाहर चले जाओगे तो कहीं ना कहीं वो सभी के लिए और आपके लिए भी काफ़ी नुकसानदायक साबित होगी। चलिए अभी बात करते हैं आइस के बारे में। कवि ने आइस को जिस ह्यूमन इमोशंस के साथ तुलना किया है उसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, डिस्पाइस, हेट्रेट और सेंस ऑफ रिवेंज, इसका मतलब है ईर्ष्या, घृणा, या फिर मन में किसी के लिए आपकी बुरा सोच या फिर बदले की भावना, इन सब चीज़ों को कवि ने समझाया है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे इस चीज़ को मान सकते हैं, जैसे कि पावर, जैसे पावर आप सुप्रीमेसी दिखा रहे हो, आपकी पावर किसी आपसे वीक यानी कमज़ोर लोगों के ऊपर आप कर रहे हो। जैसे कि बहुत सारे इतिहास में ऐसे घटनाएं हैं जहां पर आप हमारे देश के बारे में बात कर सकते हो, अंग्रेज़ों के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि वो हमारे देश में आए थे एक दूसरे सेंस से आए थे, मतलब वो व्यापार के सेंस से आए थे, सोच से। लेकिन यहाँ पर जैसे उन्होंने देखा कि ये जो हमारे इंडियंस जो है उनके मुकाबले में हर तरफ से, वो एजुकेशन हो, वो बाकी दूसरे टेक्नोलॉजी में हो, सभी तरफ से वो पीछे है, तो उन्होंने हमारे देश के ऊपर धीरे धीरे रूल करना, शासन करना शुरू करते करते क्या हुआ, उन्होंने हमें अपना गुलाम बनाया। तो जाहिर सा बात है वो जब हमारे ऊपर शासन करते थे, हमें अपना गुलाम बनाते थे या बनाया करते थे, तब हमारे मन में उनके लिए एक जो हिंसा की एक भावना या फिर एक रिवेंज की जो एक भावना या ईर्ष्या की, घृणा की या नफरत की जो भावना हमारे मन में हुई थी। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे इतिहास में बहुत सारे घटनाएं हैं जहाँ पे एक छोटे से देश के ऊपर बहुत जो प्रभावशाली राजा है उन्होंने साम्राज्य विस्तार करने की या उनको अपने कंट्रोल में, अपने अंदर में करने की कोशिश की। लेकिन वहीं पे क्या हुआ, एक हमेशा आपका जो रूल हमेशा ही रहेगा, ऐसा कोई कहीं पे लिखा नहीं है। तो आज आपका है तो कल उनका होगा, तो अगर कल वो पावर में या सत्ता में आएंगे तो फिर वही भावना या बदला वो आपसे लेंगे। तो ये करते करते क्या होगा, एक टाइम में तो पूरे मानव जाति या मानव सभ्यता जो है पूरा ध्वंस हो जाएगी। एक दूसरे को मारने या मिटाने पर लोग क्या हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो इस चीज़ में अपने आप को जोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं पे एक टाइम के बाद हमारा जो पूरा दुनिया है, ये मानव जाति, मानव सभ्यता पूरी खत्म हो जाएगी। अब आते हैं जो हमारी मेन पोएम है उसकी समरी पे। अभी तक मैंने कवि ने किस आधार पर या कहाँ से इन सब चीज़ों का इंस्पिरेशन लिया या फिर क्यों उन्होंने ये कविता को लिखा, टाइटल क्यों सजेस्ट किया, इसके बारे में जाना। अभी हम लोग आ रहे हैं इसके मेन समरी पर। चलिए शुरू करते हैं समरी को। यहाँ कवि ने बोला है, मैं समरी जो पोएम है आपके सामने अच्छे से पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, समझना, क्योंकि समरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिलेटेड जो भी सवाल या क्वेश्चंस होगा आप मुझे ज़रूर इनबॉक्स कीजिए, तब मैं आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस। कवि बोलते हैं कि कुछ लोग कहते हैं
कि ये जो हमारी दुनिया है, ये जो अर्थ है जहां हम रहते हैं, ये कभी भी किसी कारणवश अगर कभी इसका डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रैक्शन हो गया या ये कभी ध्वंस हो गई तो दो कारण हो सकते हैं। एक कारण है फायर और एक कारण है आइस, जो अलग अलग दो किस्म के लोग इनके बारे में कवि को सजेशंस दी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कवि ने यहां दो चीजों को इस्तेमाल किया है, डिजायर एंड फायर। जैसे कि कवि ने यहां कहा कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कवि ने दोनों पक्ष के बातों को सुनते हुए उनको जो अपना तरफ से लगा या उन्होंने अपने से जो महसूस किया, जैसे कि डिजायर, फायर के बारे में कवि की जो सोच है कि फायर, जैसे मैंने मेटाफोरिक सेंस में आपको बोला कि उसका मतलब होता है डिजायर या पैशन या वांट, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो कवि बोल रहे हैं कि डिजायर्स बारे या डिजायर के बारे में, यानी लोगों की इच्छा या सोच या चाहत या ग्रीडनेस के बारे में अगर बात हो, जिस मतलब इस चीज को, इस इमोशंस को मैंने जितना सीखा है या जाना है या समझा है, मुझे लगता है मैं उन लोगों को फेवर करता हूं जो मानते हैं कि हमारी जो दुनिया है वो कभी ना कभी फायर अर्थात ह्यूमन इमोशंस यानी विश या वांट या डिजायर के लिए खत्म हो सकती है। ये कवि का प्राथमिक यानी प्राइमरी कॉन्सेप्ट है। आते हैं सेकंड स्टैंजा में। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, हियर पेरिश हियर मीन्स डेथ या डाई, आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि आपकी किताब में लिखा हुआ है डाई और डेथ। पेरिश या रेफर मीन्स डेथ और डाई। अगर कभी बोलते हैं कि अगर ऐसा कभी हुआ कि दुनिया को दोबारा, अर्थात ऐसा कभी मौका हुआ, ऐसा कोई आप सीक्वेंस मान लीजिए या इंस्टेंसेस हो गए कि दुनिया को दो बार ध्वंस होना है या दुनिया को दो बार खत्म करना है या दोबारा खत्म होने की दुनिया की चांसेस है, तब क्या हो सकता है? आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। कभी बोलते हैं कि मुझे पता है कि विश की तरह, डिजायर्स की तरह दुनिया में इतने नफरत भी है लोगों में, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। हियर सफाइस मीन्स, सफाइस का मतलब होता है जैसे कि सफिशिएंट, ठीक है। दुनिया में इतने सारे हेट या नफरत है, वो भी मुझे लगता है डिस्ट्रक्शन के लिए काफी हो सकती है। इसका मतलब है कभी दोनों पक्ष के लोगों को ही सपोर्ट कर रहे हैं। वो पहले बोल रहे हैं कि अगर दुनिया में इतने सारे लोगों की इच्छाएं जो है वो इतनी एक्सट्रीम लेवल में अगर चली जाती है कभी कि वो कुछ भी पाने के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं, लोगों के लाश में से चलकर, जैसे बहुत सारे राजा इतिहास में लोगों के लाश में से जाकर अपना साम्राज्य को विस्तार किया, तो इसी तरह लोग भी अगर आज के डेट में भी अपने जो विश को पाने के लिए किसी भी अगर बैरियर को या बाधा या फिर ऑब्स्टेकल या फिर लिमिटेशंस को ना देखते हुए आगे बढ़ते जाए तो वो हमारी मानव जाति खत्म हो सकती है। और सिमिलरली कभी दूसरे में बात करते हैं कि अगर ऐसे नहीं होती है किसी कारणवश, अगर दुनिया को दोबारा मौका मिले ध्वंस होने की या डिस्ट्रॉय होने की, तो हमारे दुनिया में लोगों में जितने लोग रहते हैं इनके पास इतनी ज़्यादा नफरत भी है, यानी ये इतने मैक्सिमम लेवल में भी लोगों के मन में ईर्ष्या, किसी के लिए रिवेंज यानी बदले की भावना या फिर नफरत भरी हुई है कि हमारी दुनिया जो है एक समय ज़रूर बर्बाद हो जाएगी। आखिर में एक छोटा सा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। लास्ट पॉइंट को आप ध्यान से देखो, प्रैक्टिकल रेलिवेंसी ऑफ द टाइटल इन टुडेज एरा। इसका मतलब है रेलिवेंसी मीन्स उसके साथ जुड़े हुए यानी उसके साथ रिलेटेड क्या चीज़, उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रेलिवेंसी। सो प्रैक्टिकल रेलिवेंसी ऑफ द टाइटल इन टुडेज एरा, आज के दिन में, आज के वास्तविक समाज में कवि ने जो वो कहानी यानी स्टोरी के रूप में जो लिखा है यहाँ पर एज अ पोएम, उसके साथ आज के वास्तविक युग में यानी वास्तविक समाज में फायर और आइस का क्या मेल है या क्या संबंध है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जैसे कि कवि ने कहा जो आइस और फायर है, इन दोनों चीज़ों के ह्यूमन इमोशंस के साथ दोनों चीज़ों को कंपेयर किया है। लेकिन अगर हम इसके लिटरल मीनिंग में भी आए, जैसे कि फायर का उदाहरण हम ले, तो फिर ये भी जो है ये सच में ही कहीं ना कहीं वास्तविक में हमारे जो दुनिया है, जैसे लोगों की ग्रीडनेस, लोगों की चाहत बढ़ रही है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है, वो
हमारे जो दुनिया को एक दिन ख़त्म कर सकती है। कैसे? जैसे आप मान के चलिए फायर मीन्स आग। जैसे कि लोग क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं हर तरफ, जो पूरे जो हमारे नेचर की जो इकोसिस्टम है वो बर्बाद हो रही है धीरे धीरे। उससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसके चलते जो है हर तरफ जो है गर्मी बहुत बढ़ रही है। नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है पृथ्वी का हमारा, वो डिसबैलेंस हो रहा है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, आप जैसे आप सभी को पता है कि हमारा जो पूरा पृथ्वी है उसके 1/4 जो है वो खाली लैंड है, यानी सॉइल है, मिट्टी है, और बाकी जो 3/4 वो पानी से भरा हुआ है। तो जाहिर सा बात है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो बड़े बड़े आइसबर्ग मेल्ट हो रहे हैं, पानी का लेयर बढ़ रहा है। तो ऐसे करते करते क्या होगा, पूरी दुनिया जो है हमारी जितनी भी बची हुई है लैंड, वो भी पानी के नीचे आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम लोग उदाहरण ले आइस का, आइस के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि नफरत, कभी ने इस चीज़ को बताया है, ईर्ष्या, घृणा, इस चीज़ों में। लेकिन इसका लिटरल मीनिंग आप भी ले सकते हैं सेम। जैसे कि आप उदाहरण ले ग्लेशियर का, जैसे वो गल रही है, यानी ह्यूमन इमोशंस को नहीं, हम लिटरल मीनिंग में आ रहे हैं। जैसे आइस, बड़े बड़े आइस जो है वो आइसबर्ग मेल्ट हो रही है ग्लोबल वार्मिंग के चलते, धीरे धीरे पानी का लेयर फिर से बढ़े जा रहा है, ग्लेशियर बर्फ जो है वो गल रहे हैं। तो ऐसे करते करते क्या होगा, पूरी दुनिया जो है एक वक्त पूरी पानी के नीचे आ जाएगी और हमारा दुनिया का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो इस कविता के ज़रिए कवि ने हालांकि कोई मैसेज हम तक दिया नहीं है, लेकिन एक चेतावनी हमें ज़रूर दी है कि अगर अभी तक हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाए तो ज़रूर कोई ना दिन अवश्य ऐसा आएगा जब ये जो पूरी दुनिया है, हमारी अर्थ है, ये एक दिन पूरी ध्वंस हो ही जाएगी। तो यहाँ आके हमारी जो कहानी है इस स्टोरी की, इस पोएम की, वहाँ ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी पोएम उसके छोटे छोटे मीनिंग के साथ मैं अच्छे से समझा दिया हूँ। बार बार वीडियो को अच्छे से देखें ताकि कोई भी डाउट हो वो ज़रूर क्लियर हो, और आगे के इस रिलेटेड टर्म 1 के क्वेश्चंस मैं आपको ज़रूर दे दूँगा आगे वीडियोज़ में। तब तक हमारे वीडियो को अच्छे से सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, और अपने दोस्तों और बाकी लोग जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है उन तक पहुँचाते जाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।